Assalamu alaikum students, it's your chemistry teacher Hassan Mansoor and today we will learn about evaporation. Evaporation का जो फिनोमिना है ये हम डिस्कस करते हैं लिक्विड्स के लिए। लिक्विड का है इट इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। और लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के अंदर हमने ये पढ़ा था कि उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं देयर आर लार्ज स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स गैसेस के अंदर, ठीक है। और वो रैंडम मोशन के अंदर हर वक्त जो है वो मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जो लिक्विड्स हैं इनके अंदर मॉलिक्यूल्स के बिटवीन स्पेसेस जो होती हैं वो काफ़ी कम होती हैं, ठीक है। और स्पेसेस कम होने की वजह से इनके दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होती हैं, फोर्सेस होती हैं, वो स्ट्रॉन्ग होती हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस, ठीक है। अब जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं ये भी रैंडम स्टेट ऑफ मोशन के अंदर मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये मूवमेंट क्यों हो रही होती है? क्योंकि इनकी एक काइनेटिक एनर्जी होती है। अब ये जो प्रोसेस हमने पढ़ना है इवेपोरेशन, व्हाट इज़ इवेपोरेशन? इवेपोरेट आपने सुना होगा कि किसी चीज़ का बुखारात बन जाना, ठीक है। पानी जो है वो अगर पड़ा रहे तो उसके बुखारात बन जाते हैं, वो उड़ जाता है, वेपर्स बन जाते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस फेज इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ठीक है। यानी एक लिक्विड है उसको अगर वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है थ्रू वेपर फॉर्मेशन तो इट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। और ये प्रोसेस जो है ये रिवर्स है एग्जैक्ट कंडेंसेशन का। कंडेंसेशन क्या है कि कोई जो गैस के वेपर्स हैं या जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका कन्वर्ट हो जाना लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो जो कंडेंसेशन है और इवेपोरेशन है, दीज टू प्रोसेसेस जो हैं दीज आर रिवर्स ऑफ ईच अदर। नाउ इवेपोरेशन जो है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है कि जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी जो सिस्टम है वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करता है और टेम्परेचर जो है वो सिस्टम का वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इवेपोरेशन जो है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब इधर एक एग्जांपल दी हुई है कि वाटर का मॉलिक्यूल है एक 1 मोल ऑफ वाटर। अगर वो लिक्विड स्टेट के अंदर है और आपने उसको गैस फेज में कन्वर्ट करना है यानी कि उसको एवेपोरेट करवाना है तो कितनी हीट जो है या कितनी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेगा? वो करेगा 40.7 किलो जूल पर मोल। अब ये हीट जो है इसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये जो VAP लिखा हुआ दैट इज़ फुल फॉर्म इसकी क्या है? वेपराइजेशन। ये है हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी वाटर को अगर आप लिक्विड से गैसियस स्टेट में वेपर फेज में ले जाना चाहते हैं तो कितनी हीट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा? 40.7 किलो जूल पर मोल, 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। अब लिक्विड फेज से जो है वो वाटर के वे जो वेपर्स बन जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि इवेपोरेशन है, ठीक है। और इधर हमने देख लिया कि जो इवेपोरेशन है और कंडेंसेशन है ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेसेस हैं। उसके बाद ये जो बात हमने की है कि गैस के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान स्पेसेस तो कम होती हैं लेकिन स्टिल उनके दरमियान गैप्स होते हैं जिसकी वजह से वो रैंडमली जो है वो मूव कर रहे हैं ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी को, कि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोजेस करता है हर जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अब इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं इनकी मूवमेंट हो रही होती है रैंडम, ठीक है। कभी वो एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टकरा रहे हैं, कभी वो जो जिस भी सिलेंडर के अंदर या जो भी कंटेनर है जिसके अंदर वो प्रेजेंट है उसकी वॉल्स के साथ वो कोलाइड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो मॉलिक्यूल है ये रैंडमली कोलाइड करते हैं, ठीक है। अब इनमें से कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है, कुछ की एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। जो बिल्कुल बॉटम के ऊपर होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी लो होती है, ठीक है। और जैसे जैसे हम बॉटम से टॉप की तरफ जाते जाते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। जैसे ही आप ये जो टॉप आपको पोजीशन पर नज़र आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स, इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अब वो मॉलिक्यूल्स जो सरफेस के करीब होते हैं और जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है वो क्या करती हैं? वो इस लिक्विड फेज से इवेपोरेट कर जाते हैं गैसियस फेज के अंदर और ये जो लिक्विड है इससे स्ट्रेट जो है वो अवे चले जाते हैं टूवर्ड्स द अपर साइड, यानी उनका जो मॉलिक्यूल है वो इवेपोरेट कर जाता है फ्रॉम लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट के अंदर। पहले तो जब वो लिक्विड स्टेट के अंदर था तो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या अट्रैक्टिव फोर्सेस थी इन द लिक्विड स्टेट दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, लेकिन जब वो इवेपोरेट करेगा तो वो उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को डोमिनेट कर गया, उनको ओवरकम कर गया। क्या मतलब है कि उसकी ये जो पावर थी कि वो उस अट्रैक्टिव फोर्स को डोमिनेट कर सके वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है ड्यू टू इट्स मोर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जिसकी वजह से वो इवेपोरेट कर गया। सो दिस इज़ द फिनोमिनन ऑफ इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन जो है ये हर टेम्परेचर के ऊपर कंटिन्यू रहता है। हाँ, टेम्परेचर डिपेंडेंस इसके अंदर ज़रूर होती है कि किस जो लो टेम्परेचर के ऊपर कम होता है और हाई टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा होता है, यानी इवेपोरेशन और टेम्परेचर दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जितनी ज़्यादा इवेपोरेशन टेम्परेचर ज़्यादा होगा इवेपोरेशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। और इधर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो लिखा हुआ है कि इवेपोरेशन जो है वो एक
कूलिंग प्रोसेस है। कूलिंग प्रोसेस मीन्स कि जब इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है तो कूलिंग प्रोड्यूस होती है जिस भी सिस्टम के अंदर इवेपोरेशन हो रही है। अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जब वो मॉलिक्यूल्स लिक्विड के जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी वो इवेपोरेट कर गए हैं, वो वेपोराइज हो चुके हैं, यानी उन्होंने लिक्विड को छोड़ के वो गैसियस स्टेट के अंदर चले गए हैं। तो क्या होता है कि जो नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स थे जिनकी काइनेटिक एनर्जी लो थी वो अपनी उस काइनेटिक एनर्जी को पूरा करने के लिए सराउंडिंग से हीट या जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एब्जॉर्ब करनी है, ठीक है। जब वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेंगे सराउंडिंग से तो क्या होगा, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो मीन्स के कूलिंग प्रोड्यूस होगी। सो दिस इज़ द रीज़न कि इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग प्रोड्यूस करवाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो एक अल्कोहल है उसका अपनी पाम के ऊपर जब एक या दो ड्रॉप्स गिराते हैं तो अल्कोहल जो है वो फौरी तौर पर इवेपोरेशन उसके अंदर होती है, तो फौरी तौर से उड़ जाता है, ठीक है। लेकिन आपको अपनी हथेली पे ठंडक जो वो महसूस होती है। इसकी रीज़न यही होती है कि अल्कोहल का जो मॉलिक्यूल होते हैं सरफस वाले वो इवेपोरेट करते हैं और जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स है जिनकी काइनेटिक एनर्जी लो थी वो अपनी एनर्जी को पूरा करने के लिए आपकी जो हथेली है उसकी उधर से वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। जब वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो आपको उधर ठंड जो है वो महसूस होती है, ठीक है। तो ये तो था इवेपोरेशन का प्रोसेस। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि इवेपोरेशन जो है वो डिपेंड किन फैक्टर्स के ऊपर करती है। तो 3 फैक्टर्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। पहला फैक्टर जो है वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मीन्स कि जितना ज़्यादा सरफेस का एरिया होगा जिस भी कंटेनर में या जिस भी पॉट के अंदर लिक्विड प्रेजेंट है उसका एरिया जितना ज़्यादा होगा, सरफेस की बात करें, सरफेस का एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही इवेपोरेशन प्रोसेस जब वो ज़्यादा होगा, यानी कि दीज टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सरफेस एरिया ज़्यादा इवेपोरेशन ज़्यादा, सरफेस एरिया कम इवेपोरेशन कम। फॉर एग्जांपल आप जो टी जो है उसको डाल लेते हैं सॉसर के अंदर, तो सॉसर से टी जो होती है वो जल्दी जो है वो ठंडी हो जाती है। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि कप जो है उसका सरफेस एरिया कम है, तो उसमें से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उन कम मॉलिक्यूल्स को ये मौका मिल रहा है कि वो इवेपोरेट कर सकें। लेकिन अगर आप उसी टी को सॉसर में डाल देते हैं तो ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को ये मौका मिलता है कि वो इवेपोरेट कर सके। तो दिस इज़ द रीज़न के लार्जर सरफेस एरिया जो है उसकी वजह से इवेपोरेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो दूसरा फैक्टर है जिसके ऊपर इवेपोरेशन डिपेंड करती है दैट इज़ टेम्परेचर। तो इसकी रीज़न हमने ऑलरेडी डिस्कस की कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने हीट किया किसी भी लिक्विड को, जब हीट किया तो जो लोअर या जो बॉटम के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे लिक्विड के उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि आप उसको नीचे से टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं। जब टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल नीचे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो उनकी मोशन जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। जब वो उनकी मोशन ज़्यादा इंक्रीज़ होगी तो दे विल कोलाइड विद द मॉलिक्यूल जो कि उनके ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती जाएगी। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती जाएगी तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, तो वो ज़्यादा तेज़ी से जो है वो क्या करेंगे, इवेपोरेट करेंगे। तो दिस इज़ द रीज़न कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो रैपिड हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है जिसके अंदर गर्म पानी पड़ा हुआ है एज़ कम्पेयर टू एक दूसरा कंटेनर जिसके अंदर ठंडा पानी पड़ा हुआ है। तो जो गर्म पानी वाला कंटेनर अगर आप कुछ घंटों बाद देखेंगे तो वो ज़्यादा इवेपोरेट हुआ होगा, यानी कि उसमें पानी कम रहा होगा एज़ कम्पेयर टू अदर कंटेनर जिसके अंदर ठंडा पानी था। वो ठंडा पानी का टेम्परेचर कम था तो वो उसके अंदर इवेपोरेशन कम हो रही थी, तो उसमें ज़्यादा पानी जो होगा वो प्रेजेंट होगा। सो टेम्परेचर एंड इवेपोरेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। लास्ट इसके अंदर जो फैक्टर है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूल्स में हमने ये पहले पढ़ा हुआ है कि उनके अंदर एक तो बॉन्डिंग होती है और दूसरा उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। वो डिफरेंट तरह की हो सकती हैं, डाइपोल डाइपोल हो सकती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है। अब जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उसके अंदर इवेपोरेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों रिवर्स हैं एक दूसरे के, दीज आर रिवर्सली प्रोपोर्शनल। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो इवेपोरेशन कम, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक इवेपोरेशन ज़्यादा। फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है एज़ कम्पेयर टू कि अगर अल्कोहल है तो उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी। लेकिन वाटर के अंदर जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि स्ट्रॉन्ग है तो जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग फोर्स को से अपने आप को
तोड़वाना या उससे अपने आप को आज़ाद करवाना मॉलिक्यूल के लिए मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू कि जिसके अंदर वीक फोर्सेस हैं। तो वीक फोर्सेस से मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा जल्दी अपने आप को छुड़वा के तो अपनी काइनेटिक एनर्जी को इन्हांस करवा के इवेपोरेट कर जाता है। लेकिन अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्ग होगी तो ये मॉलिक्यूल्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो उन फोर्सेस को ब्रेक करके इवेपोरेट करें। सो दीज आर द 3 फैक्टर्स के जिनके ऊपर इवेपोरेशन डिपेंड करती है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।